स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने किए थे एमसीक्यू क्वेश्चंस और पार्ट 2 में हमने किए थे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। आज हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करेंगे। 3 ही क्वेश्चन है लेकिन अच्छे बड़े बड़े हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन नंबर 18, यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिराइव द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले तो हमें ये डेरिवेशन करना है। ये डेरिवेशन आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वही डेरिवेशन हम कर रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। उसके बाद न्यूमेरिकल लेंगे। तो हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करके फोर्स और एक्सेलरेशन को रिलेट करना है। फोर्स और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है ये आपको पता है, F इक्वल टू एम ए, मतलब F इक्वल टू एम ए का हम डेरिवेशन कर रहे हैं यूजिंग सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है, स्टेटमेंट क्या पढ़ा आपने सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू applied unbalanced force in the direction of force। तो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट तो हमने समझ लिया, इसको हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। ये आपका सेकेंड लॉ है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अब हम क्योंकि डेरिवेशन कर रहे हैं तो हमें स्टार्टिंग के स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे। तो सपोज आप स्टेटमेंट्स लिख लेना, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, तो एम हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वी फाइनल वेलोसिटी इन टाइम टी। टी टाइम में उसकी वेलोसिटी u से v हो गई। ठीक है, और क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है तो इसमें एक्सेलरेशन भी आ गया। ठीक है, और एक्सेलरेशन आया है मतलब फोर्स लगा होगा, तो F इक्वल टू फोर्स भी ले लेते हैं, F इक्वल टू फोर्स। ठीक है, ये सारी चीजें हमने इनिशियली लिख ली। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m बी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, let in time t its velocity becomes v and it gets accelerated by a acceleration, let force F be applied on the object। ठीक है, ये स्टार्टिंग का डेटा हो गया। चलो पहले चेंज इन मोमेंटम लिखते हैं। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। याद आ गया, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम लिख लेते हैं पहले। इनिशियल मोमेंटम इज मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल मोमेंटम इज मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, देयरफॉर चेंज इन ओके चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। m को कॉमन लेके v माइनस यू लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इज इतना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा। अगर चेंज इन मोमेंटम इतना है तो यहाँ आ जाएगा देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट लिख दिया, इसका मतलब क्या, टाइम रेट, और टाइम रेट मींस अपॉन टी। ठीक है, ये हमने निकाल लिया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब हमने सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली क्या पढ़ा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो हम इसकी जगह रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जगह फोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, सब समझ में आ गया ना। मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन a है, टाइम t है, फोर्स F लगा। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा mu, फाइनल मोमेंटम mv, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा mv माइनस mu। m कॉमन लिखा v माइनस u, और रेट करोगे तो अपॉन t हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u अपॉन t। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जगह फोर्स लिख दिया, और फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसके प्रोपोर्शनल है फोर्स के, तो फोर्स इसके प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, अब बताओ v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, ए एक्सेलरेशन। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे इक्वल टू कांस्टेंट से,
और वो कांस्टेंट k लिखा है हमने, और k की वैल्यू 1 होती है। एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया कि k की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पर k की वैल्यू आपको मिलेगी 1, सो f इक्वल टू ma। ये हमने डिराइव कर दिया यूजिंग सेकेंड लॉ, हमने डिराइव कर दिया f इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। चलो क्वेश्चन आउट करते हैं। अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम, 10 ग्राम मतलब मास दिया हुआ 10 ग्राम्स, स्ट्राइक्स अ सैंडबैग एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड दी हुई है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, गेट्स एम्बेडेड आफ्टर ट्रेवलिंग 5 सेंटीमीटर, मतलब उसके अंदर जाके धंस गई। ठीक है, हाँ, तो डिस्टेंस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और v कितना होगा, टाइम टेकन बाय बुलेट टू कम टू रेस्ट, मतलब फाइनली वो रेस्ट पे आ गई है, तो v इक्वल टू 0, और डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो आप पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लें, ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करना है, अपॉन 1000 करेंगे क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम, और 5 सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो अपॉन 100 करेंगे क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कन्वर्जन्स हो गए। अब देखते हैं, कैलकुलेट द रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय सैंड ऑन द बुलेट। तो हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, फोर्स निकालना है, मींस फोर्स होता है, अभी जस्ट हमने डिराइव किया F इक्वल टू ma, तो पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हम निकालते हैं, u v और s, ये तीनों है u v और s। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन से हम डायरेक्टली s निकाल सकते हैं, s नहीं a, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, हमें a निकालना है, तो ऐसा लिखते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ से a कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक है, बस वैल्यूज डाल देंगे, 0 स्क्वायर u है 10⁻3, इसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू s है 5 अपॉन 100, तो अपॉन 100 ऊपर चला गया। चलो अभी यही लिख देते हैं, 0 स्क्वायर हटा दें, 0 स्क्वायर इज 0 और 0 माइनस एनी नंबर इज दैट नंबर। तो ये हो गया 10⁻3 की पावर 2 है तो 10⁻6, नीचे हो गया 2 5 10 और अपॉन 100 को मैं ऊपर लिख दूं, ये अपॉन 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 10⁻7, यहाँ 6 है और यहाँ पावर 1 है। ठीक है, 6 + 1 बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती है, तो 10⁻7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गई आपकी एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन के बाद हम फोर्स निकाल सकते हैं, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना हमारा 10 ग्राम्स मीन्स 10/1000, और एक्सेलरेशन है माइनस 10⁻7। एक 0 से एक 0 कैंसिल, एक 0 से एक 0 कैंसिल, अब बचा 10⁻7 और नीचे 10⁻2, तो कितना हो गया, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो माइनस 10⁻5 और फोर्स की यूनिट न्यूटन। ठीक है, ये हमें फोर्स मिल गया। ये फोर्स किसने लगाया होगा, बुलेट ने लगाया होगा सैंड पे, बुलेट ने लगाया होगा सैंड पे। ठीक है, क्योंकि बुलेट सैंड में जाके धसी है ना, एम्बेडेड हो गई है, तो फोर्स, ये फोर्स एक्सर्टेड बाय बुलेट ऑन सैंड है, और हमें पूछा है फोर्स एक्सर्टेड बाय सैंड ऑन बुलेट, तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ से, न्यूटन थर्ड लॉ से ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे, न्यूटन थर्ड लॉ इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय सैंड, फोर्स एक्सर्टेड बाय सैंड ऑन द बुलेट होगा 10⁻5 न्यूटन। फोर्स हो गया। अब हम निकालते हैं सेकंड पार्ट, टाइम टेकन बाय बुलेट टू कम टू रेस्ट। बुलेट को कितना टाइम लगा होगा रेस्ट में आने के लिए, तो टाइम आपको निकालना है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों से निकाल सकते हैं, t, बाकी सारा डेटा है, तो मैं डायरेक्ट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रही हूँ, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t होता है, तो टाइम हो जाएगा v माइनस यू अपॉन a, v 0, u कितना है 10⁻3 और एक्सेलरेशन है माइनस 10⁻7, 0 को हम हटा दें, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10⁻3 और 10⁻, डिनोमिनेटर में है 7, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो 3 - 7 दैट इज -4 सेकेंड्स। फाइनली टाइम आ गया 10⁻4 सेकेंड। इतने टाइम में, इतने कम टाइम में वो जाके अंदर धस जाएगी सैंड में। ठीक है।